अ, इंसान की जिंदगी में शायद ही कोई चीज इतनी तनावपूर्ण होती है, मतलब जितना कि अपनी ही संपत्ति या घर पर कब्जे का खतरा मंडराना। बिल्कुल सही कहा। जीवन भर की गाड़ी कमाई, पुश्तैनी यादें और भविष्य की सुरक्षा, ये सब एक झटके में दांव पर लग जाते हैं। हम्म। जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो किसी भी आम इंसान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना ही आखिरी रास्ता बचता है। जी। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में भले ही विशुद्ध कानूनी लगे, लेकिन असल में ये किसी की भी शांति और संपत्ति को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है संपत्ति पर स्टे ऑर्डर, यानी स्थगनादेश प्राप्त करने के कानूनी प्रोटोकॉल और आवश्यक दस्तावेज। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और हमारी रिसर्च और कानूनी नोट्स के आधार पर आज का मिशन उन भारी भरकम कानूनी शब्दों के जाल को काटना है और ये समझना है कि अदालत से तत्काल राहत आखिर कैसे मिलती है। देखिए, इस विषय की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अदालत में जाकर अपने परेशानी बताने या भावुक होने से काम बन जाएगा। हाँ, आमतौर पर लोग यही मानते हैं। लेकिन न्यायपालिका का ढांचा भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं पर टिका होता है। अगर कोई रातों रात किसी जमीन पर कब्जा करने आ जाए तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि ये जमीन मेरी है। सही बात है। अदालत को कागजों की भाषा समझ आती है। इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करेंगे कि वे कौन से अचूक दस्तावेज हैं और वे कौन से ऐतिहासिक फैसले हैं जो वास्तव में एक स्टे ऑर्डर की सफलता तय करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये साफ होना चाहिए कि ये स्टे ऑर्डर असल में काम कैसे करता है। जी। हमारी रिसर्च में आदेश 39 जैसे कुछ भारी शब्द बार बार सामने आए। एक आम इंसान के नजरिए से क्या हम इसे विवाद के दौरान किसी तरह के पॉज बटन की तरह देख सकते हैं? हाँ, पॉज बटन एक बहुत ही सटीक उपमा है। और ये पॉज बटन दबाने के लिए अदालत किन शर्तों को देखती है? अगर हम सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के नियम देखें, विशेष रूप से आदेश 39, नियम 1 और 2, तो स्टे ऑर्डर मूल रूप से एक अस्थायी राहत है। अस्थायी राहत। मान लीजिए किसी जमीन के मालिकाना हक पर दो भाइयों के बीच मुकदमा चल रहा है। अच्छा। अगर अंतिम फैसला आने से पहले ही एक भाई उस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे, तो मुकदमा लड़ने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, वो तो बिक गई। बिल्कुल। इसलिए अदालत उस जमीन की बिक्री या निर्माण पर स्टे लगा देती है, यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है। समझ गया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसे हासिल करने के 3 सुनहरे नियम। 3 सुनहरे नियम, ये क्या है? कानून की नजर में इन 3 पैमानों पर खरा उतरे बिना कोई भी स्टे नहीं मिल सकता। अच्छा। पहला नियम है प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि पहली नजर में ही मुकदमा दमदार लगना चाहिए। जज के सामने जाते ही कागजात देखकर ये लगना चाहिए कि हाँ, इस दावे में दम है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। यानी अदालत का समय बर्बाद करने वाली कोई आधारहीन शिकायत नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। और दूसरा नियम क्या है? नोट्स में इररिपेरेबल इंजरी यानी अपूरणीय क्षति का जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। अपूरणीय क्षति का मतलब ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई बाद में सिर्फ पैसों से या मुआवजे से न की जा सके। मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता हर मामले में। बिल्कुल नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डर किसी की पुरानी पुश्तैनी हवेली को अवैध रूप से गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आ गया है। खतरनाक स्थिति है। उस हवेली से जुड़ी भावनाएं, उसका ऐतिहासिक महत्व, अगर वो एक बार गिर गई तो करोड़ों रुपए देकर भी वो पुरानी हवेली वापस नहीं आ सकती। सही कहा, वो तो हमेशा के लिए खत्म। यही अपूरणीय क्षति है। इसके विपरीत अगर विवाद सिर्फ 50,000 रुपए के किसी बिल का है तो अदालत कह सकती है कि ये नुकसान बाद में ब्याज सहित चुकाया जा सकता है। तो वहां स्टे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ स्टे की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है सुविधा का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये कैसे काम करता है? अदालत हमेशा ये तौलती है कि अगर स्टे दिया गया तो सामने वाले को कितना नुकसान होगा, और अगर स्टे नहीं दिया गया तो आवेदन करने वाले को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब दोनों पलड़ों को मापा जाता है। जी। जिसका पलड़ा भारी होता है, यानी जिसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, सुविधा का संतुलन उसी के पक्ष में माना जाता है। ये बैलेंस करना तो बहुत ही बारीक काम लगता है।
किसी भी जज के लिए ये तय करना आसान नहीं होता होगा कि किसका पल्ला भारी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए ही ऐतिहासिक फैसले नज़ीर का काम करते हैं। उदाहरण के लिए कोई खास फैसला? इसी संदर्भ में 1992 का दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। अच्छा, 1992 का मामला। जी, इस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन 3 नियमों को किसी फॉर्मूला या मशीन की तरह आंख मूंद कर लागू नहीं किया जा सकता। मतलब हर केस अलग है। बिल्कुल, हर विवाद की अपनी एक अलग कहानी होती है, अलग परिस्थितियां होती हैं। अदालत को अपना न्यायिक विवेक या जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक अच्छी सी अर्जी ड्राफ्ट कर दी और उसे स्टे मिल गया। कागजों के पीछे की सच्चाई को भी परखा जाता है। सच्चाई परखने की बात से मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जो अदालत के भीतर के असल युद्ध क्षेत्र के बारे में है। जी, हमने बात की कि भावनाओं से नहीं, सबूतों से केस जीता जाता है। लेकिन वो सबूत होते क्या हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि टाइटल सूट यानी मालिकाना हक के विवाद से लेकर बंटवारा सूट तक के लिए दस्तावेजों की एक बहुत लंबी चौड़ी सूची होती है। हाँ, फेहरिस्त काफी लंबी होती है। पहचान पत्र तो समझ में आता है, लेकिन अदालत 12 से 30 साल पुराना एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट या ईसी क्यों मांगती है? ईसी बहुत अहम है। इसके अलावा दाखिल खारिज या म्यूटेशन रिकॉर्ड की भी मांग होती है। आज चल रहे विवाद में 30 साल पुराने इतिहास की क्या प्रासंगिकता है? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। इन दस्तावेजों की मांग के पीछे का क्यों समझना ही असली खेल है। तो ये क्यों क्या है? जब अदालत 12 से 30 साल का एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगती है, तो वो असल में संपत्ति का डीएनए टेस्ट कर रही होती है। डीएनए टेस्ट, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। ईसी ये साबित करता है कि पिछले कई दशकों में इस संपत्ति पर कोई और दावा, कोई पुराना कर्ज या कोई गिरवी रखने का मामला तो नहीं रहा है। ये एक साफ सुथरी चेन ऑफ टाइटल दिखाता है। मतलब पूरी वंशावली साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक म्यूटेशन रिकॉर्ड टैक्स की रसीदों या सेल एग्रीमेंट का सवाल है, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण किसका है। कैसे, ये थोड़ा समझाएं? मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है कि यह जमीन उसकी है, लेकिन पिछले 15 सालों से हाउस टैक्स या बिजली का बिल कोई दूसरा व्यक्ति भर रहा है। अच्छा, तो बिल किसी और के नाम पर है। हाँ, तो अदालत के लिए वो टैक्स की रसीद उस मौखिक दावे से 1000 गुना ज्यादा बड़ी गवाही है। बिल्कुल, कागज बोलता है। ये सारे कागज मिलकर ये साबित करते हैं कि मामले में आवेदनकर्ता का कानूनी हित या लोकस स्टैंडी है। लोकस स्टैंडिंग, ठीक है। और शायद इसीलिए अगर कोई धोखाधड़ी या जबरन कब्जे का मामला है तो पुलिस में दर्ज एफआईआर की कॉपी को भी बहुत वजनदार माना जाता है। बिल्कुल सही। एफआईआर और नोटरीकृत एफिडेविट अदालत को ये बताते हैं कि खतरा कितना वास्तविक और तात्कालिक है। मतलब अर्जेंसी कितनी है। हाँ, तात्कालिकता। अगर किसी ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था तो इसका मतलब है कि उसने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अदालत के हस्तक्षेप के बिना काम नहीं चलेगा। ये तात्कालिकता साबित करने का सबसे मजबूत तरीका है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। कैसे? हमारी रिसर्च में दस्तावेजों की सूखी और नीरस सूची के बीच एक बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं एक देसी तरकीब सामने आई। अच्छा, वो क्या है? हम सब जानते हैं कि आजकल फोन से तस्वीरें खींचकर सबूत के तौर पर पेश करना बहुत आम है। जी, डिजिटल एविडेंस। लेकिन डिजिटल तस्वीरों की तारीखों के साथ आसानी से छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे में ये साबित करना कि कोई निर्माण कार्य ठीक उसी दिन हो रहा था बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मेटाडेटा बदलना बहुत आसान है। तो इसके लिए एक बहुत ही अचूक तरीका यह है कि विवादित जगह की तस्वीर खींचते समय फ्रेम में उस दिन का ताजा अखबार साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन अदालत के नजरिए से ये उस तस्वीर की तारीख को पत्थर की लकीर बना देता है। ये कानूनी प्रक्रियाओं की वो व्यावहारिकता है जो किताबों में कम और अनुभव से ज्यादा आती है। सही बात है। डिजिटल युग में छेड़छाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छपे हुए अखबार के साथ ली गई तस्वीर विपक्षी वकील के कई सवालों को वहीं खत्म कर देती है। और अगर इस दृश्य साक्ष्य यानी फोटो को हम प्रशासनिक दस्तावेजों के साथ मिला दें तो केस अभेद्य हो जाता है। प्रशासनिक दस्तावेज मतलब? उदाहरण के तौर पर अगर मौके पर राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार या पटवारी को बुलाकर मुआयना करवाया जाए। अच्छा, पटवारी की रिपोर्ट। जी,
पटवारी जब अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में लिख देता है कि अमुक जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है या फसल काटी जा रही है, तो अदालत के लिए ये रिपोर्ट एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष की गवाही होती है। बहुत ही मजबूत सबूत। पटवारी की सरकारी मोहर और उस दिन के अखबार के साथ ली गई तस्वीर, ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी स्टे ऑर्डर के मिलने की संभावना को 100% तक बढ़ा देता है। ये तो हो गई तैयारी की बात, लेकिन अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझें, तो कदम दर कदम क्या होता है? सबसे पहले तो जाहिर है एक अनुभवी वकील से सलाह लेनी होती है। उसके बाद मुख्य केस दाखिल होता है। और स्टे का आवेदन? दिलचस्प बात यह है कि स्टे के लिए उसी केस के अंदर एक अलग से ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन लगाई जाती है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि इस स्टे एप्लीकेशन की कोर्ट फीस बहुत मामूली होती है। जी बिल्कुल। ज्यादातर राज्यों में ये मात्र 50 रुपए से लेकर 500 रुपए और कुछ स्टैंप ड्यूटी के आसपास ही होती है। कोर्ट फीस भले ही कम हो, लेकिन जो दांव पर लगा होता है उसकी कीमत करोड़ों में होती है। बात तो सही है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही असाधारण कानूनी हथियार भी है जिसे एक्स पार्टे स्टे कहा जाता है। एक्स पार्टे ये क्या होता है? आमतौर पर न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि अदालत दोनों पक्षों को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी। सामने वाले को नोटिस भेजा जाता है और जवाब मांगा जाता है, जो कि सही भी है, दोनों की बात सुननी चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां नोटिस भेजने का मतलब ही न्याय को खत्म करना होता है। जैसे कि वही आधी रात को बुलडोजर लेकर आने वाला उदाहरण लें। अगर अदालत कहेगी कि पहले सामने वाले को 15 दिन का नोटिस भेजो, तो 15 दिन में तो वो पूरी इमारत ही मलबे में तब्दील हो जाएगी। अरे हाँ, 15 दिन तो बहुत लंबा समय है। ऐसे बेहद गंभीर और अत्यावश्यक मामलों में अदालतें बिना दूसरे पक्ष को सुने तुरंत प्रभाव से एक्स पार्टे स्टे दे सकती हैं। तो ये एक तरह का आपातकालीन स्टे है। बिल्कुल। हालांकि इसके लिए आवेदनकर्ता को उस अपूरणीय क्षति के खतरे को बहुत ही अकाट्य सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने नियम समझे, महत्वपूर्ण दस्तावेज देखे और अदालत की कार्यप्रणाली को जाना। जी। लेकिन कोई भी कानूनी व्यवस्था सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक फैसलों से चलती है जो उन नियमों की व्याख्या करते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कुछ ऐतिहासिक फैसले इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ हैं। जैसे कि कौन से फैसले? इनमें सबसे बड़ी और हालिया क्रांति 29 फरवरी 2024 को आई, जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में अपना फैसला सुनाया। 2024 का फैसला? ये तो बहुत नया है। हाँ, और इस फैसले ने पूरे कानूनी जगत में हलचल मचा दी। हुआ ये था कि 2018 में एक नियम बन गया था कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में दिया गया स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वतः समाप्त मतलब ऑटोमेटिक एक्सपायर? जी, जब तक कि उसे विशेष रूप से आगे ना बढ़ाया जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि हर 6 महीने में वकीलों और वादियों को सिर्फ अपने स्टे को जिंदा रखने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात रही होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन 2024 के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि स्टे ऑर्डर अब ऐसे किसी टाइमर के साथ नहीं आएंगे। अच्छा। वे मुख्य मामले के अंतिम फैसले तक लागू रह सकते हैं। अगर किसी स्टे को हटाना है तो अदालत को दोनों पक्षों को सुनकर अपना जुडिशियल माइंड लगाना होगा। ये बिना सोचे समझे एक्सपायर नहीं होगा। ये तो उन हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो हर 6 महीने में इस डर से जीते थे कि कहीं उनका स्टे हट ना जाए और विरोधी पक्ष उस एक दिन के गैप का फायदा न उठा ले। बिल्कुल, यही इस फैसले की खूबसूरती है। इसी तरह 2009 का जिनेट मेटाप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का मामला एक और बहुत अहम पहलू को सामने लाता है। ये किस बारे में था? ये मामला राज्य या सरकार के खिलाफ स्टे लेने से जुड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट पास होता है और वहां के निवासी उसे रुकवाने अदालत पहुंच जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है ऐसा। इस फैसले में ये साफ किया गया कि सरकार के खिलाफ स्टे मिलना बेहद मुश्किल है। अदालतें किसी भी सार्वजनिक काम को तब तक नहीं रोकती जब तक कि प्राइमा फेसी केस में कोई बहुत ही बड़ी वैधानिक गड़बड़ी या गौर अन्याय नजर न आ रहा हो। मतलब निजी संपत्ति के विवादों की तुलना में सरकार के खिलाफ स्टे पाना एक बहुत ऊंची चढ़ाई है। जी, बहुत ऊंची चढ़ाई है। और मुझे लगता है एक 1990 का केस भी था हमारी रिसर्च में। हाँ, दोराब काविज जी वार्डन का 1990 का मामला भी इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुलझाता है। इसमें क्या तय हुआ था?
इस मामले ने ये स्थापित किया कि अगर विवाद के दौरान किसी संपत्ति को बेच दिया जाता है या किसी तीसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो अपने आप में एक अपूरणीय क्षति है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार संपत्ति किसी अनजान खरीदार के पास चली गई तो उसे वापस लाने के लिए मुकदमों की एक ऐसी अंतहीन चेन बन जाती है जो शायद पीढ़ियों तक न सुलझे। बात सही है। फिर एक के बाद एक केस चलते रहेंगे। एक गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड मामले का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसने सुविधा का संतुलन वाले नियम को बहुत ही पारदर्शी तरीके से समझाया। इसमें अदालत ने क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया कि जब दोनों पक्षों के दावों में दम हो तो ये देखना चाहिए कि स्टे न मिलने पर किस पक्ष को ऐसा नुकसान होगा जिसे बाद में किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकेगा। स्टे कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये न्याय की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का एक उपकरण है। तो आज के इस पूरे विस्तृत चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो ये स्पष्ट है कि स्टे ऑर्डर प्राप्त करना अदालत में जाकर सिर्फ अपना दुखड़ा रोने या हवाई दावे करने का खेल नहीं है। एकदम सही। ये सही दस्तावेजों को सही समय पर और सही तरीके से पेश करने की एक कला है। चाहे वो 10 को पुराना एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हो, आज के अखबार के साथ खींची गई एक स्मार्ट तस्वीर हो या पटवारी की एक निष्पक्ष रिपोर्ट, ये सब मिलकर वो ढाल बनाते हैं जो किसी की भी जीवन भर की कमाई को बचा सकती है। बिल्कुल, ये जानकारी किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर लोग कानूनी प्रक्रियाओं से डरते हैं या जानकारी के अभाव में अपने अधिकार खो बैठते हैं। जब ये पता होता है कि अदालत किन आधारों पर काम करती है तो वो डर खत्म हो जाता है। सही कहा आपने। सही साक्ष्य और प्रक्रिया की जानकारी होने पर न्यायपालिका से न केवल राहत पाई जा सकती है बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सच है कि कानूनी साक्षरता ही असली बचाव है। लेकिन आज की इस चर्चा और विशेष रूप से 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। वो क्या? जब कानून ये कहता है कि अब स्टे ऑर्डर स्वतः समाप्त नहीं होंगे और वे मुख्य मामले के अंतिम फैसले तक चलते रह सकते हैं, और हम सब इस कड़वी सच्चाई से वाकिफ हैं कि हमारे सिस्टम में कई बार मुख्य मुकदमों का फैसला आने में दशकों लग जाते हैं। ये तो सच्चाई है। तो ऐसे में क्या मुकदमों की ये अनिश्चितकालीन अवधि एक अस्थायी स्टे ऑर्डर को एक तरह से स्थायी वास्तविकता में नहीं बदल देती? ये सोचने वाली बात है। अगर किसी विवादित घर का निर्माण या किसी जमीन का इस्तेमाल 20 सालों के लिए रुक जाए तो क्या वो कानूनी विराम न्याय की सुरक्षा है या बस अनिश्चित काल के लिए ठहरा हुआ समय जो अंततः दोनों ही पक्षों को हरा देता है? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हर उस व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए जो न्याय की उम्मीद लिए कानूनी व्यवस्था की ओर देखता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो केवल कानूनी किताबों में नहीं बल्कि समाज की वास्तविकता में न्याय की परिभाषा को चुनौती देता है। इस महत्वपूर्ण और विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।